हेलो एवरीवन। तो आज देखते हैं, आप लोग पीपीटी में पीछे देख रहे होंगे सईद डायनेस्टी। इसके बारे में हमने पिछले डायनेस्टी में थोड़ी बहुत जिक्र की थी लास्ट में कि खिज़र खान इसके फाउंडर होते हैं, ये गद्दी पे बैठते हैं। और खिज़र खान के बारे में हमने उनकी बैकग्राउंड जान ली थी कि पहले वो क्या थे, गवर्नर थे मुल्तान के। फिर क्या होते हैं, डिप्टी बन जाते हैं। जो तैमूर इन्वेंशन करके जाता है तो इनको वहां पे डिप्टी बनाकर चला जाता है। अब जानेंगे कि सईद डायनेस्टी का सईद नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक यहिया से हिंद जो होते हिस्टोरियन थे सईद डायनेस्टी के टाइम में, वो बताते हैं अपने किताब में कि जो खिज़र खान है ये अपने आप को डिसेंडेंट बताते हैं मोहम्मद साहब का। मतलब कि मोहम्मद साहब की जो बेटी थी फातिमा, उनके डिसेंडेंट बताते हैं, मतलब उसके उनके खानदान से अपने आप को ये जाहिर करते हैं। ये थी एक वाक्य। सेकंड वाक्य में ये बताते हैं कि एक जलालुद्दीन, सैयद जलालुद्दीन जो एक सूफी टाइप के थे, उनसे ये बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज थे, तो उनके नाम भी इन्होंने ये डायनेस्टी रखी। फिलहाल जो जो चीजें लिखी गई थी उसके बारे में मैंने बता दिया। सईद डायनेस्टी का नाम इन दोनों वाक्यों से हो सकता है। ठीक, अब आगे जानते हैं। ये छोटी सी डायनेस्टी है, मुश्किल से 8 से 10 मिनट में इसको पूरे कवर कर लेंगे। जो एग्जाम के लिहाज से इसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब सारी चीजें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। आप ये एक बार देख लेंगे तो इस डायनेस्टी से आने वाले एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। यहाँ पे आपको दिखता होगा खिज़र खान। जो भी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो खिज़र खान से भी होगी, मेरे लिहाज से भी और एग्जाम के लिहाज से। जो आते रहे मैंने उनको एब्जॉर्ब कराया, फिर ये सब सारी चीजें यहाँ पे पुट कराया। ठीक, खिज़र खान का टेन्यूर है 1414 से 1421 तक। मतलब कि इनका भी ज्यादा लंबा टेन्यूर नहीं रहा है। मतलब कि पिछले जो 3 थे फाउंडर थे उनसे तो थोड़ा सा ज्यादा है इनका। ठीक, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सईद डायनेस्टी। अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि सईद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो खिज़र खान। बहुत बार ये सवाल आ चुका है सईद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, क्योंकि बहुतों को नहीं पता है कि सईद डायनेस्टी एक डायनेस्टी भी है जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आती है और इसने हमारे हिंदुस्तान पे भी रूल करा है। ही वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। ये मुल्तान के गवर्नर भी रह चुके हैं क्योंकि हमने इनको बहुत पहले ही देख चुके हैं। ही टुक द एडवांटेज ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द। ये क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं डिसऑर्डर किसका, जो तैमूर इन्वेंशन करके जाता है 1398 में इंडिया पे, उसका फायदा उठाकर खिज़र खान क्या है कि तुगलक डायनेस्टी को हटा देते हैं, मतलब उनको खत्म कर देते हैं, उनका नामो निशान मिटा देते हैं, वजूद मिटा देते हैं और अपने आप को अपने गद्दी पे बैठ जाते हैं दिल्ली के। फिर क्या होता है, 1414 में ये दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाते हैं। फिर ये कुछ सल्तनत को, कुछ जगहों को अपने आप में अपने पास बुलाते हैं। ये कौन कौन सी जगह थी, सूरत और दिलापुर और पंजाब। मतलब बेसिकली ये वेस्टर्न पार्ट है, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट को ये अपने पास मिलाते हैं, बुलाते हैं और इस पे ये रूल करना शुरू करते हैं। देन क्या होता है कि ये सब सारी चीजें एक बार आप देख लीजिए। पहले क्या होता है कि सईद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, इससे पहले ये मुल्तान के गवर्नर थे। फिर इन्होंने एडवांटेज लिया तैमूर के इन्वेंशन का और फिर ये क्या करते हैं कि कुछ जगह को अपने आप में इंक्लूड करते हैं, उनको आपस में बुलाते हैं, सूरत, दिलापुर और पंजाब को। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें हम देखते हैं कि ही लॉस्ट बंगाल। अब ये नहीं कि ये सिर्फ इन्होंने जीते हैं, सारी जगह फतह हासिल की, बहुत जगह इनको हारना भी पड़ा। इसमें क्या है, बंगाल को हार जाते हैं, डेक्कन को हार जाते हैं, गुजरात को हार जाते हैं, जौनपुर को हार जाते हैं और खंदेश को भी हार जाते हैं और फिर मालवा। बहुत ज्यादा जगहों को हारा, जितना जीता नहीं उससे ज्यादा ये हार गए। अपनी जो डायनेस्टी थी उन सब सारी चीजों को, जो रीजन थे उन सारी रीजन को ये हार जाते हैं। बंगाल आपको पता है, डेक्कन भी आपने पढ़ा ही है, गुजरात जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, सूरत को जीतते हैं बट ओवरऑल गुजरात को ये हार जाते हैं। जौनपुर जो मिर्जापुर के बगल में, मिर्जापुर आपने एपिसोड देखा होगा, उसके बगल में जो जौनपुर की जिक्र हुई है थोड़ी बहुत, उत्तर प्रदेश का ये भी ईस्टर्न साइड है। और खंदेश ये आपका मध्य प्रदेश का है और मालवा वेस्टर्न सेंट्रल रीजन को हम लोग मालवा बोलते हैं। ठीक, इतनी सारी जगह को आपने देख लिया। मुबारक शाह जो इनके बेटे होते हैं इनको सक्सीड करते हैं, इनके मौत के बाद, इनके वफात के बाद, इनके डेथ के बाद इनके जो बेटे होते हैं मुबारक शाह इनको सक्सीड करते हैं। ये कब मरते हैं, 1421 में। ऊपर ही दे दिया है 1414 से 1421 में ये होता है। इनमें कोई रिटायरमेंट नाम की चीज नहीं होती, जब तक अपने अब्बा को मारोगे नहीं तब तक तुम रूल नहीं करोगे। इन्होंने नहीं मारा बल्कि वो नेचुरली डेथ हुई थी। और फिर वो गद्दी पे कौन बैठता है, मुबारक शाह। खिज़र खान के बाद गद्दी पे कौन बैठता है, मुबारक शाह। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी जगह को ये हारते हैं, बंगाल, डेक्कन, गुजरात, जौनपुर, खंदेश एंड मालवा। ठीक, मरते कब है, 1421 में। और इनके बाद इनके गद्दी पे कौन बैठता है, उनका बेटा मुबारक शाह। ओके, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं मुबारक शाह, जिनको जो खिज़र खान के गद्दी पे बैठ जाते हैं उनके वफात के बाद, वो कौन होता है, मुबारक शाह। इनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं थोड़ी बहुत। मुबारक शाह क्रश द मेवातीज, ये बहुत जिद्दी लड़का था। कौन, मुबारक शाह। मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी था, बहुत ज्यादा स्टबर्न टाइप का इंसान था। ये क्या होता है कि अपने नॉवल से, जो कोर्ट में जो नॉवेल्स होते उनसे ही इसकी नहीं बनती थी, उनकी ही सुनता ही नहीं था। नॉवेल्स बहुत ज्यादा पसंद है, ये भाई कैसा राजा है, हमारी थोड़ी सी सजेशन भी ये नहीं लेता है, ये थोड़ी सी भी हमारे सजेशन को नहीं सुनता है, हमारी बातों को नहीं सुनता है और अपनी ही मनमानी जो मन करता है वो करता है। ये क्या करता है कि बहुत सारे राजाओं को मारता है, जैसे कि उसमें एग्जाम्पल है मेवाती।
मेवात आपका जो बगल में, वहाँ पे आप जान दीजिएगा। और कटिहार, ये बिहार का एक पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ के भी जो लोकल उनके चीफ थे उन सबको ये मार देता है। और कुछ जो चीफ थे गंगा दोआब रीजन के, मतलब कि गंगा की नदियों के किनारे जो चीफ थे, जो किसान हुआ करते थे, उनका भी जो रजवाड़ होता था, उन सबको भी ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है और उनको मार देता है। फाइनली क्या होता है कि जो इनके नॉवल थे, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे कि मतलब कि ये इनके बिल्कुल सुनता ही नहीं। मैंने पहले ही नॉवल का जिक्र करा था कि नॉवल्स जो होते हैं वो गद्दी को बनाते भी हैं और बिगाड़ भी देते हैं, क्योंकि उनको जब तक सुनोगे तब तक वो आपकी सुनेंगे, अगर नहीं सुनोगे सारे मिलकर आपके तख्ता को पलट देंगे, तख्त जो होगी उसको पलटवार कर देते हैं। कौन? नॉवल्स। जैसा है कि आपका कैबिनेट जो होता है, पूरी कैबिनेट की आप नहीं सुनोगे तो आपको प्राइम मिनिस्टर से हटा भी सकते हैं। सेम काम कौन करता था? नॉवेल्स करते थे कोर्टों में। अब क्या होता है, नॉवेल्स में ही इनको मरवा देते हैं, नॉवेल्स जो होते हैं इनको मरवा देते हैं, ठीक, इनके कोर्ट के ही नॉवल। अब क्या होता है कि जब नॉवेल्स इनको खत्म कर देते तो नॉवेल्स के हाथ में आ जाती है पावर। अब खुद ये गद्दी पे नहीं बैठेंगे क्योंकि बहुत सारे नॉवेल्स थे, तो इनके नेफ्यू को बैठा देते हैं। कौन थे इनके नेफ्यू? मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के नेफ्यू कौन थे? मोहम्मद शाह को ये गद्दी पे बैठा देते हैं, ठीक। तो अब क्या होता है कि ये कठपुतली बन जाता है। कौन? मोहम्मद शाह। किनके? नॉवेल्सों के। तो रूल नहीं कर पाएगा, नॉवेल्स जो बोलेंगे वही करेगा। अब एक सुल्तान जो होता है वो किसी की बार बार हर एक बात को सुनेगा तो वो अपने तरीके से रूल नहीं कर पाएगा, ये नॉवेल्स के अंदर में रूल करने जा रहा था, ठीक। तो यही सारी वजह थी कि ये एक सक्सेसफुल डायनेस्टी नहीं बन पाई थी, सईद डायनेस्टी। अब देखते हैं, ही कंस्ट्रक्टेड मुबारकबाद ये एक शहर बनाते हैं, कहां पे? जमुना के किनारे। अब बोलोगे ये जमुना है भाई, ठीक, जो जमुना है, यमुना नहीं है। तो जमुना किसको बोलते हैं? कुछ को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो जान ले कि गंगा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये बांग्लादेश की बात हो रही है। बांग्लादेश में एक शहर बनाया है इन्होंने, मुबारकाबाद, ठीक। मुबारकबाद जो शहर है वो बांग्लादेश में है, ना कि इंडिया में, ओके, क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो ये चीजें थी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। आलम शाह जो लास्ट किंग होते हैं किसके? सईद डायनेस्टी के। सईद डायनेस्टी के ये लास्ट किंग है, छोटी सी ये डायनेस्टी है, छोटे से इनके बारे में है। तो यही सब सारी चीजें देखते हैं। 4 इसके एम्पायर थे, छोटे छोटे, कुछ काम नहीं किया, बहुत ज्यादा परेशान थे आपस में, तो ये सब सारी चीजें देख लेते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, एक मुबारक शाही ये किताब है जिसको याहिया सरहिंद ने लिखी है। तो याहिया सरहिंद ने मुबारक शाही लिखी है, ये चीज आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इनके टाइम के जो ऑथर थे, जो हिस्टोरियन थे, जो कि इनके डायनेस्टी के बारे में बताते हैं, इनका नाम क्या था? याहिया सरहिंद। याहिया सरहिंद कौन सी बुक लिखी थी? मुबारक शाही, मतलब कि मुबारक शाह के कोर्ट में बैठते होंगे। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो हम लोग नहीं लिख पाते, उनको आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। याहिया सरहिंद जो मुबारक शाही लिखे थे इन्होंने, ठीक। बुक्स एंड ऑथर में आपका काम आ सकता है। द लास्ट सईद किंग डिसेंडेड इन द फेवर ऑफ बहलोल लोदी एंड ही रिटायर्ड। अब क्या होता है कि लोदी जो होता है, बहलोल लोदी, वो भी तैमूर का फायदा उठाकर, वो भी क्या होता है कि गवर्नर होता है सिंध साइड का, तो धीरे धीरे उसकी उन्नति होती है और वो आके क्या होता है कोर्ट में बैठने लगता है। तो जो ये आलम शाह था, ये थोड़ा सा बच्चा टाइप का था, जिसको बहुत ज्यादा मदद करते हैं कौन? बहलोल लोदी, और इसका फायदा उठा लेते हैं, इसको मजबूर कर देते हैं किसको? आलम शाह को रिटायर होने पे, कि तुम अब ये गद्दी छोड़ के भागो, अब यहाँ पर रूल कौन करेगा? लोदी करेगा। तो लोदी ने इस तरीके से गद्दी पे हासिल करी। इसके बाद आपको पता ही है, जब सईद खत्म होगी तो हम लोग लोदी पढ़ेंगे। 10 बिगिन द लोदी डायनेस्टी। उसके बाद क्या होता है? लोदी डायनेस्टी इंडिया में रूल करने आ जाती है। बीच वॉज द कन्फाइंड टू दिल्ली एंड फ्यू सराउंडिंग एरिया। ये क्या होती है? दिल्ली को अपने कब्जे में करती है और उसके आसपास वाले इलाकों को भी अपने कब्जे में करती है लोदी डायनेस्टी। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे लोदी डायनेस्टी के बारे में। लोदी जैसे आप सुनोगे, लोदी को किसने हराया? मुगल। तो बहुत जल्दी हम लोग मुगल पे भी आने वाले हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा सईद डायनेस्टी, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देन हम लोग चलेंगे आपके लोदी डायनेस्टी पे। तो आज के लिए इस एपिसोड के लिए इतना ही। सईद डायनेस्टी हमारा होता है यहाँ पे खत्म। थैंक यू।